हेलो बच्चों, आज हम सारे असाइनमेंट्स अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इंग्लिश का असाइनमेंट समझाने के साथ साथ आंसर के साथ उसको पूरा सॉल्व करवाऊंगी। अगर बाकी लेसन्स का भी आपको मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मेन मुद्दे पे यानी कि इंग्लिश का असाइनमेंट हम पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आगे समझेंगे कि आंसर हमें कैसे। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि असाइनमेंट आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल में लिख के अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को जमा करना है। यानी कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेजेस बनाने हैं और उसको एक फाइल में करके अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को जमा करना है अपने स्कूल में जाके। फिर वो एक हफ्ते के अंदर इसको चेक करेंगे और इसको बोर्ड के पास अपना मार्क्स भर के टीचर्स अपना दे देंगे। तो ये हर महीने होने वाला है, तो इसीलिए आप हर महीने मेरे वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना। तो ये है हमारा इंग्लिश का असाइनमेंट। इसमें सबसे पहले हमको सीन पैसेज दिया हुआ है। एक्चुअली देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station। यानी कि 2 और आधे घंटे बाद उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही छोटे से और धूल भरे रेलवे स्टेशन में पाया। आपको याद होगा ये हमारे पहले चैप्टर का पैसेज है जिसका नाम है, लेसन का नाम है पेट्रियटिज्म। इसका मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इसे देखना चाहें तो आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, ऊपर देखिए। आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। बहुत अच्छे से इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो नीचे उतरे और बाहर जाकर देखे। A large well-built man wearing a white धोती एंड कुर्ता। एक बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्ति जो कि धोती और कुर्ता पहने हुए थे। स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन, बहुत बड़ा सा पगड़ी लगाया हुआ था उन्होंने सर में। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स। उनको बहुत ही अच्छे से अभिवादन किया अपने हाथ जोड़कर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप देखिएगा। मैन लिखा है MEN मैन, यहाँ पे MAN आएगा और यहाँ पे ह्यूज टर्बन होना चाहिए, यहाँ पे HUGE होना चाहिए स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट। वो उन्हें एक बुलक कार्ट तक लेके गए, यानी कि बैलगाड़ी। एंड मच टू अजित्स डिलाइट लिफ्टेड। और अजित को बहुत ही अच्छे से उठाकर उसमें बिठा दिया। एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, उसमें बिठा दिया। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। कार्ट जो है यानी कि बैलगाड़ी जो कि ट्रंडल कर रही थी। ट्रंडल का मतलब होता है धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते भारी भारी कदमों से चलना। तो धीरे धीरे 1 घंटे में फाइनली रीच द विलेज, वो गांव पहुंच गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। अब अलाइटेड का मतलब होता है रुकना या उतरना या नीचे जाना। तो यहाँ पे वो बहुत ही बड़े घर यानी कि जो ब्रिक से बना था, ईंटे से बने घर के सामने वो रुके। एन एल्डरली मैन एंड वुमेन कम आउट। एक बूढ़ा व्यक्ति और उनकी पत्नी यानी बूढ़ी महिला बाहर आए। ग्रीटिंग नानाजी, नानाजी को बहुत ही अभिवादन किया। एंड फसिंग ओवर द किड्स, और बच्चों को थोड़े अजीब नजरों से देखने लगे। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है जो भाषा होती है, बोली, जो लोकल लैंग्वेज होता है, यानी कि हमारे जो आसपास की बोली होती है उसे डायलेक्ट कहते हैं। तो वो ऐसी भाषा में बात कर रहे थे। नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नैना और अजीत उसे समझ नहीं पा रहे थे, उस बोली को। चलिए अब हमने पैसेज तो पढ़ लिया, समझ भी लिया। अब इसे क्वेश्चंस को समझते हैं। डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन। स्टेशन में जो व्यक्ति उनका अभिवादन करने आया था उसके बारे में हमें व्याख्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज डैश। वो था, वो क्या था? तो हमने जब सेकंड लाइन में देखिए आप, अ लार्ज वेल बिल्ट मैन, है ना, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही वॉज अ लार्ज वेल बिल्ट मैन। फिर सेकंड देखते हैं। ही वॉज वेयरिंग। अब उसने क्या पहना हुआ था? थर्ड लाइन में देखिए, ही वॉज वेयरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, ही डैश हैड। अब हेड पे उसने क्या पहना हुआ था? तो हेड में उसने टर्बन पहना हुआ था। देखिए ह्यूज टर्बन लिखा है ना, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। ही वॉज वेयरिंग अ ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड। अब नेक्स्ट देखिए, ही डैश हैंड्स। अब ये वाला देखिए आपको फोर्थ लाइन में मिलेगा कि ही ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स,
है ना, उनका अभिवादन किया अपने दोनों हाथों को जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ देम। यानी कि ये नीचे दिए गए शब्दों का मतलब आप डिक्शनरी से ढूंढिए और उसका मतलब ढूंढकर अपने सेंटेंस में उसका यूज करिए। तो यहाँ पे पहला दिया है ट्रंडल्ड। तो ट्रंडल्ड को जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ये मैं बता दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिक्शनरी में जाके एक बार देखेंगे, नहीं, आप डिक्शनरी में देखे जाके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रंडल्ड का मतलब होता है घड़घड़ाते हुए भारी कदमों से चलना। अब देखें, आप तो सब गांव में देखे ही होंगे कैसे चलती है बैलगाड़ी, घड़ 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 करके धीरे धीरे चलती है ना, घड़घड़ाते हुए जमीन रास्ते पर, तो उसी को ट्रंडल्ड करना बोलते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए पैसेज में इसका सेंटेंस में यूज दिया हुआ है। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। देखिए ट्रंडल लिखा है ना कि जो बैलगाड़ी थी वो धीरे धीरे 1 घंटे में गांव तक जा के पहुंची। नेक्स्ट है डायलेक्ट। अब डायलेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि स्थानीय भाषा या बोली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी कि वो ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे नैना और अजीत नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो डायलेक्ट का मतलब भी आप समझ गए, इसको आप अपने सेंटेंस में यूज करिएगा। नेक्स्ट है अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब भी मैंने बताया था आपको, उतरना या नीचे आना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, यानी कि वो बहुत बड़े से ईंटे के मकान के सामने आकर रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर। पहला है हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, यानी कि इस महामारी के समय में आप अपना देश प्रेम कैसे दिखाएंगे। हिंट में दिया हुआ है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, यानी कि आप कैसे अपनी मातृ प्रेम को दिखाएंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां इतनी महामारी फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं हमको हिंट यूज करना है अपने आंसर में, है ना। तो हमको ये लिखना है कि हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। मास्क यानी सबको पता है मुखौटा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी पता है सामाजिक दूरी, और क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता। तो हमें ये सब चीजें करके अपने देश को बचाना है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी लोग स्वस्थ रहेंगे, और बाकी लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो हम इसी तरीके से अपने देश सेवा कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, we can show our love for the country in this pandemic situation by wearing a mask. It is the easiest way to protect ourselves as well as others. We must take all the cleanliness measures and maintain social distancing during COVID-19 situation. और इसको मैंने थोड़ा सा इसमें वो भी कर दिया है, इसमें आप कोटेशन या स्लोगन भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेयरिंग अ मास्क ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी कि मास्क पहनना इस महामारी के समय में यही एक देश प्रेम का एक्सप्रेशन है, यानी देश प्रेम का एक भाव है ना। तो ये सारे आंसर्स आपको लास्ट में मैं एक PDF फाइल करके दे दूंगी, आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। नोबेल प्राइज इंडिया में किसको किसको मिला है, कौन कौन से भारतीयों को मिला है और किस कैटेगरी में मिला है, किस विषय में मिला है। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि लिटरेचर में मिला था, भाषा में 1913 में। उसके बाद CB रमन जी को मिला था फिजिक्स में 1930 में। फिर मदर टेरेसा जी को मिला था नोबेल प्राइज पीस के लिए यानी शांति के लिए 1979 में। फिर मिला था अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में इन 1998। फिर कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था अगेन पीस में यानी शांति के लिए 2014 में 2014। अभी लेटेस्ट मिला है अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में 2019 यानी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू सेंटेंसेस, वन हैविंग एन एडवर्बियल क्लॉज एंड द अदर मस्ट हैव एन एडजेक्टिव फ्रेज। यानी कि 2 सेंटेंसेस लिखने हमें अलग अलग, एक जिसमें कि एडवर्बियल क्लॉज वाला सेंटेंस लिखना है और एक सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज वाला। तो इसका हमको पहला आंसर जिसमें कि एडवर्बियल क्लॉज हो। अब एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, क्लॉज तो मैंने पहले आपको बताया था, क्लॉज वाला मेरा लेसन देख लीजिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दे रही हूँ। यहाँ पे ऊपर आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लॉज समझाया है। क्लॉज ऐसा एक शब्दों का समूह होता है जिसमें वर्ब और
सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और एडवर्बियल क्लॉज यानी कि जिसमें एडवर्ब हो, है ना, जिसमें कि आपको किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे, उसको एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसमें बता रही हूँ आपको, अनलेस यू रन फास्ट, जब तक कि आप तेज नहीं दौड़ेंगे, यू विल मिस द बस, आप बस को मिस कर देंगे, यानी आप बस को नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे अनलेस यू रन फास्ट, है ना, ये अनलेस से जो शुरू हुआ है ये एडवर्बियल क्लॉज है। और दूसरा हमको सेंटेंस लिखना है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, है ना, और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है शब्दों का समूह। तो हमको ऐसा शब्दों का समूह ढूंढना है जिसमें कि विशेषण हो, तो हमको ऐसा सेंटेंस ढूंढ के लिखना है। तो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ, माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी। अब इसमें ओल्डर देन मी क्या है? ये शब्दों का समूह है, यानी कि फ्रेज है, और ओल्डर क्या हुआ? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ और भी शब्द मिले हुए हैं, ओल्डर देन मी यानी मुझसे बड़ा है, तो ये जो है ओल्डर देन मी, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये मैंने फ्रेज और क्लॉज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अपने वीडियो में, आप जरूर देखें उसको, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन में, थोड़ा ग्रामर वाला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड में। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई रीच द स्टेशन फुल स्टॉप आई विल कॉल यू। अब ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है व्हेन लगाकर, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे रीच्ड नहीं आएगा, रीच आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दो तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन कॉमा आई विल कॉल यू, जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, या फिर आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कॉमा व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा। तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट। अब इसमें देखिए, इसको दो सेंटेंस बनाना है, दो अलग अलग सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला सेंटेंस हो जाएगा ओपन द डोर, और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट आउट। यहाँ पे ओपनिंग द डोर नहीं लिखेंगे पहले सेंटेंस में, अगर ऐसे लिखेंगे तो वो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, है ना, वो अधूरा इसलिए होगा क्योंकि उसका पूरा मीनिंग नहीं बन रहा है। तो ओपन द डोर लिखेंगे पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस ही वेंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, विच डिटर्मिनर लिटिल और फ्यू विल यू यूज फॉर दीज नाउन्स। ये जो नाउन्स दिए हुए हैं, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, इसके लिए आप कौन सा डिटर्मिनर यूज करेंगे? लिटिल यूज करेंगे कि फ्यू यूज करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लिटिल कहाँ यूज करते हैं और फ्यू कहाँ यूज करते हैं। तो लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो नाउन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को हम अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसके साथ लिटिल यूज होता है। और बाकी जो फ्यू है, फ्यू काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। तो देखिए, फूड जो है वो खाना है, खाना को आप गिन नहीं सकते, खाना कई तरीके का होता है ना, खाना बहुत सारा वैरायटी मिलकर खाना होता है, तो खाने को हम ऐसे हाथ से नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हम लिटिल यूज करेंगे। वैसे ही पेंसिल, अब पेंसिल को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके लिए फ्यू यूज होगा क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। वैसे ही होप यानी क्या होता है? आशा। आशा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लिटिल यूज करेंगे। फिर आता है मिस्टेक। अब मिस्टेक का मतलब होता है गलती, तो गलती तो गिन सकते हैं ना, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ, तो इसके साथ हम फ्यू यूज करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छा अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने टीचर को सबमिट करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे। और अब लास्ट आते हैं हम लेटर में। ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो कि आपको लिखनी है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यू आर अनुज अंजू रिसाइडिंग एट A63 अवंती विहार रायपुर, यानी कि आप अनुज है या फिर अंजू है और A63 अवंती विहार रायपुर में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखिए, टेलिंग हिम हर अबाउट, उनको ये बताते हुए हाउ यू स्पेंड योर डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपने अपना समय कैसे बिता रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस आता है, तो एड्रेस तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है A63 अवंती विहार रायपुर, और उसके बाद डेट लिखना होता है, तो हमको आप जिस दिन लेटर लिखते हैं उस दिन का डेट लिख सकते हैं। मैंने 1 अक्टूबर 2020 लिखा है, और इसी पैटर्न में लिखना है 1 अक्टूबर 2020, ऐसा नहीं कि 1/10/2020 ऐसे नहीं लिखना है। उसके बाद डियर फ्रेंड, है ना, अपने फ्रेंड को लिखेंगे, तो डियर फ्रेंड आई होप ऑल इज वेल एट योर प्लेस। देखिए, इनफॉर्मल लेटर में फर्स्ट सेंटेंस आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं हमेशा कि आई होप ऑल इज वेल एट योर प्लेस, यानी आपके वहां पे सब कुशल पूर्वक है, ये ऐसा तो हम लिखते ही हैं। होप यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, यानी कि
आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। बट आई नो यू आर होम क्वारंटीन, मुझे पता है कि तुम घर में बंद हो। इट माइट बी लिटिल बोरिंग, ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट फॉर हेल्थ इट इज़ मस्ट, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो यूजिंग मास्क, है ना। आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी मान रहे होंगे और मास्क भी लगा रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, मैं भी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि बचाव के सारे रास्ते अपना रहा हूँ। एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर सेफ्टी, और सुरक्षित रहने के लिए सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग इंडोर गेम्स, मैं घर पर घर के अंदर खेलने वाली खेल खेलना शुरू कर दिया है मैंने। एंड एंजॉइंग माई लेजर टाइम, और मेरा जो खाली समय है वो मैं परसुइंग माई हॉबीज़, अपने हॉबीज़ को पूरा करने में बिता रहा हूँ। माई मदर प्रिपेयर्ड डिलीशियस रेसिपीज़, मेरी माँ मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है। एंड आई हेल्प हर इन कुकिंग, और मैं उन्हें खाना बनाने में बहुत मदद करता हूँ। वी बोथ एंजॉय द कुकिंग टाइम, हम दोनों ही खाना बनाने का समय बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। आई ऑल्सो स्टार्टेड योगा विथ माई फादर, मैंने अपने पिता के साथ योगा करना शुरू किया है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई मदर, और हम दोनों मिलकर ही मेरी माता के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। आई जस्ट अवेट ऑफ द डे, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन वैक्सीन यानी कि टीका बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि हम बाहर कहीं पे भी अच्छे से फ्री होके घूम सके। यू विल ऑल्सो शेयर सम ऑफ योर फीलिंग, तुम भी अपनी जो फीलिंग है उसको मेरे साथ शेयर करो। एज हाउ आर यू स्पेंडिंग टाइम नाउ डेज, कि अभी तुम कैसे अपना दिन बिता रहे हो। यू आर लविंग अनुज या फिर अंजू, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही नाम दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, मैंने ऑप्शन के लिए दोनों लिख दिया है। तो बच्चों ये रहा पूरा इंग्लिश का असाइनमेंट का आंसर्स, मैंने सारे एक साथ यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो बच्चों अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे आंसर समझ आ गए होंगे, और समझ के ही लिखना, कॉपी नहीं करना, है ना। समझ के लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पहला असाइनमेंट था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट मंथ फिर से असाइनमेंट आने वाला है, तो उसमें भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए। और हाँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया कि मेरी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली बन गई। इस फैमिली को और बड़ा करे और शेयर करे वीडियोस। थैंक यू सो मच।